दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मेरी पत्नी की मौत को मैंने किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया था, लेकिन उसकी मौत के बाद जो सच मेरे सामने आया उसने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। और जब उसकी मौत की असली वजह पता चली तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरा नाम राघव मुखर्जी है। जब से मेरी शादी हुई थी, मेरी साली का हमारे घर में आना जाना लगा रहता था। मुझे उसके हमारे घर आने से कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि वो मेरी पत्नी की बहन थी और वह जब चाहे हमारे घर आ सकती थी। मगर जब जब वह हमारे घर आई थी, मेरी पत्नी की तबीयत बिगड़ जाती थी। मेरी पत्नी इतना बीमार रहने लगी कि एक दिन वह इस दुनिया को ही छोड़कर चली गई। मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर प्रेशर बनाया कि मैं अपनी साली से शादी कर लूं, क्योंकि मेरी पत्नी ने मरने से पहले मेरे बेटे को भी जन्म दिया था। उसकी परवरिश करने के लिए भी मुझे किसी औरत की ज़रूरत थी, और जब उसको मासी की गोद माँ के रूप में मिल रही थी, तब मुझे भी इस चीज़ पर कोई ऐतराज़ नहीं था। और वैसे भी मरने से पहले मेरी पत्नी ने कहा था कि मैं उसके मरने के बाद उसकी बहन से शादी कर लूं। जब मेरी शादी अपनी साली के साथ हो गई तो वह कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। एक दिन मैंने अपने घर में मौजूद नौकरानी से कहा कि वो मेरी दूसरी पत्नी पर नज़र रखे। उसी दिन नौकरानी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मालिक जल्द से जल्द घर आ जाओ। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि मेरी दूसरी पत्नी तो अपनी जान लेने की। ये सब क्या है? मैं ज़ोर से चिल्लाया था। मेरी पत्नी के बिस्तर के नीचे से मुझे एक बैग रखा हुआ मिला था। मैं चिल्लाते हुए कहा, इस पर मेरी पहली पत्नी का नाम क्यों लिखा हुआ है? मैंने बेहद गुस्से से अपनी दूसरी पत्नी कोमल को आवाज़ लगाई थी। तभी हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी ज्योति अचानक बिस्तर की सफाई करते हुए चीख पड़ी थी, और मैं भागते हुए वहां पहुंचा तो देखा कि बिस्तर के नीचे एक बैग था जिसमें बहुत सारी दवाइयां थी, और मेरी पहली पत्नी का नाम लिखा हुआ था, कविता मुखर्जी। उस नौकरानी ने वह बैग मेरी तरफ कांपते हुए हाथों से बढ़ाया और कहने लगी, साहब जी, इतनी सारी दवाइयाँ घर में होना कोई मामूली बात नहीं है। ये तो मुझे कुछ और ही मामला लगता है। मेरी दूसरी पत्नी यानी मेरी साली भी शोर की आवाज़ सुनकर वह भी वहां आ गई और मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी। उसके होठ पूरी तरह से कांप रहे थे। मैंने कहा, ये सब क्या है कोमल? ये तो तुम्हारा कमरा है, यहाँ इन सब चीज़ों का होना क्या बात है? मुझे बताओ। तो वह मुझे कुछ भी बताए बिना फूट फूट कर रोने लगी थी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए राघव जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपनी दीदी के साथ बहुत गलत किया है। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी गलतियों पर पछता रही हूँ। मुझे मुझे कोमल की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी, लेकिन वह जिस तरह से रो रही थी और तड़प रही थी, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे और मैं कन्फ्यूज़न का शिकार हो गया था। मैं उसकी तरफ देखने लगा और कहा, तुमने अपनी सगी बहन के साथ क्या किया? कोमल, मुझे सच सच बताओ। मैंने उसे झंझोड़ते हुए पूछा, मगर उसके रोने में और ज़्यादा बेचैनी आ गई थी और वह ज़मीन पर बैठ गई। इस भयानक नज़ारे ने मेरा दिमाग पुराने समय के उन बंद दरवाज़ों में धकेल दिया था, जब मेरी ज़िंदगी बेहद सुंदर हुआ करती थी और बेफ़िक्र थी। मैं अपने माता पिता का एकलौता बेटा था। मेरे पिता की मौत तब हो गई थी जब मैं सिर्फ 7 साल का था और मेरी माँ ने मुझे बेपनाह मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पर लग गया तो एक दिन माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, बेटा राघव, अब तुम कमाने लग गए हो। मेरी चाहत है कि तुम्हारे सर पर सेहरा सजा देखूं और तुम्हारा घर बसा हुआ देखूं। बेटा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। माँ की बात सुनकर मुझे बेहद एक्साइटमेंट हुई थी, क्योंकि मैं इसी दिन का
तो इंतज़ार कर रहा था। मेरे ऑफिस में काम करने वाली लड़की कविता मुझे बहुत पसंद थी। मैंने अभी तक उसे प्रपोज़ तो नहीं किया था, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी लाइफ पार्टनर वही बने। वह बहुत सुंदर थी, बहुत मासूम थी और बड़ी ईमानदारी से अपना काम किया करती थी। कुछ लड़कियां होती हैं जो घर से बाहर निकलकर नौकरी की आड़ में लड़कों से बातें करती हैं, माता पिता की इज्जत का ख्याल नहीं करती, मगर हर लड़की ऐसी नहीं होती। कुछ लड़कियां कविता जैसी भी होती हैं। कविता एक ऐसी लड़की थी जो अपने माता पिता की इज्जत को पल्लू से बांधकर घर से निकलती थी और उसने कभी किसी को नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। वह ऑफिस में सिर्फ लड़कियों के अलावा किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी। यहाँ तक कि बॉस के पास भी तब जाया करती थी जब बॉस की पत्नी केबिन में मौजूद होती थी। मुझे कविता की ये शराफत बहुत पसंद आई थी। मैं उसकी पवित्रता का हमेशा से फ़ैन रहा था। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने कभी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। इसलिए आगे से मैंने उससे बात करना ही छोड़ दिया और सोचा कि जब वो मेरे साथ क्या किसी के साथ भी बात नहीं करना चाहती तो क्यों मैं ज़बरदस्ती उसे परेशान करूं। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इज्जत से कविता को अपनी पत्नी बनाऊंगा। और अब जब माँ मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछ रही थी तो मैंने उनको कविता के बारे में बता दिया था। मेरी माँ को मेरा फैसला सुनकर खुशी हुई थी कि मैंने कोई भी गलत कदम नहीं उठाया, बिना उनके अपनी पसंद के बारे में बता दिया है। उन्होंने सर झुकाकर खुशी से कहा, बेटा मैं कविता के घर रिश्ता लेकर जाऊंगी। मेरी माँ जब वहाँ रिश्ता लेकर पहुंची तो कविता के घर वाले फौरन ही इस रिश्ते के लिए राजी हो गए थे, और होते भी क्यों ना। जिस तरह वह मिडिल क्लास लोग थे उसी तरह हम भी मिडिल क्लास लोग थे। मेरे परिवार में मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं था। मैं अच्छा कमाता था, पढ़ा लिखा था, स्मार्ट था। कविता के परिवार में उसके माता पिता कविता और उसकी एक छोटी बहन कोमल थी जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। कविता के पिता अक्सर बीमार रहते थे, माँ हाउसवाइफ थी और घर के खराब हालात कविता से देखे नहीं जाते थे, इसलिए वो खुद घर से नौकरी करने के लिए निकलती थी। उसकी कमाई से उसके घर का गुजारा होता था। हम दोनों का रिश्ता तो हो गया था, लेकिन अभी कविता शादी नहीं करना चाहती थी। उसके माता पिता तो जल्द शादी करना चाहते थे, क्योंकि मेरी माँ ने उनको बोल दिया था कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, हम लोग सिर्फ कविता को बहू बनाकर घर ले जाना चाहते हैं। लेकिन कविता चाहती थी कि उसकी बहन की पढ़ाई पूरी हो जाए तब वह अपनी ससुराल जाए। कविता के कहने पर उसके माता पिता ने हमें 2 साल का वक्त दे दिया था। मेरी माँ और मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन इस बीच कविता और मेरे परिवार के बीच काफ़ी अच्छे संबंध हो गए थे। कविता की बहन कोमल भी बहुत अच्छी थी। कविता और मैं इस समय में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान पहचान गए थे। हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर भी बात करते थे और मिलते भी थे। इस बात से हमारी फैमिलीज़ को कोई एतराज़ नहीं था। लगभग 1 डेढ़ साल तक मैं और कविता एक दूसरे के साथ रहे थे, एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान गए थे। हम दोनों शॉपिंग किया करते थे, संडे के दिन मूवी देखने या डिनर करने ज़रूर जाते थे। मेरी होने वाली पत्नी के साथ साथ मेरी साली कोमल भी बहुत अच्छी थी। वह हर दिन मुझे फ़ोन करके घर आने का कहती तो मैं भी रात को अपने ससुराल वालों से मिलने पहुंच जाता था। कविता के मम्मी पापा कहते थे कि हमारा कोई बेटा नहीं है, अब तुम ही हमारे बेटे हो। उनके ये शब्द सुनकर मुझे बहुत खुशी होती थी और मैं खुद पर गर्व महसूस करता था कि मैं उनका दामाद नहीं बल्कि बेटा बनने जा रहा हूँ। मैं भी कविता की फैमिली को अपना परिवार ही समझता था। इस दौरान हम लोग बहुत खुश थे। किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग
किसी के दिल में नहीं थी। कोमल भी मेरे साथ बहुत हंसी मजाक करती थी। कोमल मुझे जीजू नहीं बल्कि मेरे नाम से ही पुकारती थी, क्योंकि वह मेरी पत्नी से ज़्यादा छोटी नहीं थी और अक्सर वो हम दोनों के साथ घूमने फिरने जाती रहती थी। कोमल की एजुकेशन कंप्लीट होते ही उसने निजी अस्पताल में जॉब की ऑफ़र भी मिल गई थी और इस तरह कविता अपनी फैमिली की तरफ से बेफिक्र हो गई थी और फिर हम दोनों की शादी हो गई। मैं अपनी शादी के बाद अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। मेरी पत्नी मेरी बहुत सेवा करती थी। मुझे आज भी उसकी बातें याद आती हैं। वह कुछ इस तरह कहा करती थी, राघव मैं आपके लिए खाना लगा दूं। वो रोज़ ऑफिस से आते ही मुझसे पूछती थी और मैं मुस्कुराकर कहता था, कविता मुझे बहुत भूख लगी है, हाँ खाना लगा दो। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन अब मैं धीरे धीरे देखने लगा था कि अक्सर कविता परेशान हो जाती थी और कभी कभी तो अजीब सी बातें करती थी और कहती थी, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो राघव। अब वो अक्सर मुझसे दूर हटने लगी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि वह ऐसी बातें क्यों करती है। अब तो वह हमेशा ही उदास रहने लगी थी। मैं अगर उससे कोई बात करता तो वह सिर्फ सर हिला देती थी और कहती, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप मुझ पर ध्यान मत दीजिए। शादी के कुछ महीने बाद ही हमें गुड न्यूज़ मिल गई कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। मेरी खुशी की कोई हद नहीं थी। मैंने कविता का हाथ पकड़कर कहा था, देखो कविता, हमारे घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है, अब तुम्हें हर समय खुश रहना चाहिए। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट आ गई थी और वह बोली, हाँ राघव, मैं भी बहुत खुश हूँ, ऊपर वाला हमारे बच्चे को सलामत रखे। मगर इसी दौरान अचानक मेरी माँ की मौत हो गई। अब कविता घर में अकेली होती थी और मैं ऑफिस चला जाता था। इस वजह से मैं बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। एक शाम जब मैं घर आया तो वह सोफे पर बहाल पड़ी हुई थी। मैंने कविता से कहा, कविता तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। मैंने सोचा कि मैं कोमल को यहाँ बुला लेता हूँ, वो यहाँ रहेगी और तुम्हारा ख्याल रखेगी। इस बात पर अचानक कविता कहने लगी, नहीं नहीं, उसे यहाँ मत बुलाना। मैंने कहा, क्यों, क्या बात है? कविता ने अचानक मुझसे नज़रें चुराई और बोली, वो जॉब पर जाती है इसलिए। मैंने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे मम्मी पापा को मैं थोड़े पैसे दे दिया करूँगा, कोमल यहाँ रहकर तुम्हारा ख्याल रख लेगी। कविता कुछ कहते कहते रुक गई थी, शब्द उसके मुंह से नहीं निकले थे। मैंने जोर देकर कहा, तुम घर में अकेली होती हो, वो तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारा दिल भी लग जाएगा और वह तुम्हारा ख्याल भी रखेगी। ये ऐसा समय है कि तुम्हें हर समय किसी के साथ की ज़रूरत है। मैं अगर काम छोड़कर यहाँ रहूँगा तो काम कौन करेगा? कविता ने नज़रें झुकाकर तेज़ी से कहा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, आप उसे यहाँ मत बुलाइए। न जाने क्यों कविता की ये बात मुझे लगातार चुभ रही थी। उसने आगे कुछ नहीं कहा तो अगले दिन मैंने खुद अपनी सास को फ़ोन करके बोल दिया तो उन्होंने फ़ौरन ही कोमल को हमारे घर की परमिशन दे दी थी और कोमल को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वह तो हमारे घर आने पर बहुत खुश हुई। उसने तो मुझे फ़ोन करके कहा था कि आप मुझे खुद यहाँ से ले जाइए, मैं दीदी का ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। वह मेरी बहन है, उनका ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। मैं उसी बाइक पर बिठाकर कोमल को अपने घर ले आया था, मगर घर आकर जब मैंने कोमल को कविता के सामने किया तो मैंने एक अजीब बात महसूस की थी। कविता और कोमल के बीच बातचीत बहुत कम हुई थी। अक्सर दोनों बहनें जब मिलती थी तो बहुत खुश होती थी, मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं था। कविता ने मुश्किल से कोमल के नमस्ते का जवाब दिया था। कोमल अब घर के सारे काम करती थी जबकि कविता बिस्तर पर आराम करती थी। मैंने कविता से कहा, देखो कविता, कोमल के आ जाने से घर में कितना सुकून हो गया है, अब तुम आराम से लेटी रहती हो। कविता ने मुंह फेर लिया और धीमी आवाज में बोली, हाँ सुकून तो हो गया है, मगर ये सुकून मुझे अंदर से खा रहा है। मैं उसकी बात समझ नहीं सका था, मगर एक रात जब मेरी आंख खुली तो कविता बिस्तर पर नहीं थी। मैंने सोचा था शायद वो बाहर पानी पीने
गई होगी, मगर मुझे जब कोमल के कमरे से आवाज आई तो मैं दबे पांव वहां गया और दरवाजे की आड़ से जो देखा उसे मैं हक्का बक्का रह गया था। कविता जमीन पर बैठी कोमल के सामने फूट फूट कर रो रही थी और कह रही थी, मुझे माफ कर दो कोमल, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हारा हक मारा है। पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी है और मैं कब तक इस पाप की सजा भुगतती रहूंगी। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। कोमल खामोशी के साथ अपने मोबाइल में बिजी थी। उसने एक नज़र उठाकर भी कविता की तरफ नहीं देखा था। कविता ने कहा, कुछ तो बोलो कोमल, मुझे इस तकलीफ से बाहर निकालो। कविता ने फिर से रिक्वेस्ट की, मगर कोमल पत्थर की मूरत बनी रही। कविता रोते हुए वापस कमरे में आ गई। अगले दिन सुबह नाश्ते पर मैंने कविता से पूछा कि तुम रात कोमल के कमरे में क्या कर रही थी और उससे माफ़ी क्यों मांग रही थी, तो उसने घबराकर मेरी तरफ देखा और साफ इनकार कर दिया और कहा, कुछ नहीं राघव, बस हालात ऐसे हैं तो दिल भर आता है। मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं वैसे तो बेफिक्र हो गया था, मगर ये एक दिन की बात नहीं थी, हर रोज ऐसा ही होता था। रात के समय कविता अपने कमरे से निकलकर कोमल के कमरे में उससे माफ़ी मांगने के लिए जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा कौन सा पाप मेरी पत्नी ने किया है जो कोमल उसे माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं थी। वक्त गुजरता गया और कविता के 9 महीने पूरे होने वाले थे। कोमल सारा दिन घर के काम और कविता का ध्यान भी रखती थी। मुझे उस पर तरस आता था। मैं कोमल से अक्सर कहता, कोमल, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हें दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। वो मेरी बात सुनकर खुश हो जाती थी और कहती थी, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मगर इन 9 महीनों में कविता सेहतमंद होने के बजाय बेहद कमज़ोर हो गई थी। उसके चेहरे की रौनक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और वह बात मुझे दिन रात खाने लगी थी। कविता उसे एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई थी, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत ठीक नहीं होने पर आ रही थी, बल्कि और ख़राब हो रही थी। एक दिन मेरे एक दोस्त की पत्नी मेरी पत्नी की तबीयत देखने के लिए आई थी, तो उसने मुझे अपने घर बुलाकर कहा, राघव, आपसे एक बात करनी है। आपकी पत्नी की कंडीशन मुझे ठीक नहीं लगती। शारीरिक तौर पर तो वह ठीक है, मगर वह मुझे मानसिक तौर पर ख़राब लगती है, जैसे उन्हें कोई डर या सदमा अंदर से खा जा रहा हो। आपकी पत्नी से मिलकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन उनकी बातों से मुझे जैसे महसूस हुआ, मैंने आपको बता दिया। मैंने उनसे कहा, नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब मैं ऑफिस से जल्दी घर चला जाता था और कविता के पास बैठकर उसका हाथ थाम कर कहता, कविता, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर वह मेरी तरफ देखकर सिर्फ आंसू बहाती थी और रोई हुई आवाज में कहती थी, राघव, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना और इसे कभी अकेला मत छोड़ना। उसकी बात सुनकर मैं तड़प जाता था और कहता था, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी और हम दोनों मिलकर इस बच्चे की परवरिश करेंगे। तुम बस अपने दिल से बुरे ख्याल निकाल दो। ये कहकर मैं बोझल कदमों से कमरे से बाहर निकल आया था और आंगन में टहलते हुए सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या राज है जो दोनों बहनें मुझसे छुपा रही हैं, और वो कौन सी बात है जो कविता को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। मैंने दिल ही दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि अब मैं इस खामोशी को और बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने आंगन में खड़े होकर तेज़ आवाज़ में खुद से फैसला करते हुए कहा, राघव, अब तुम्हें किसी भी हाल में इन दोनों की खामोशी की वजह पूछनी होगी और सच जानना ही होगा, चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। मैंने कमरे में दाखिल होते ही कविता से बेहद गुस्से से पूछा, कविता, मुझे आज हर हाल में सच जानना है। आखिर तुम दोनों बहनें मुझसे ऐसा क्या छुपा रही हो जो तुम्हारी जान ले रहा है। कविता इस समय बेहद तकलीफ भरी हालत में लेटी हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसने रोते हुए कहा, राघव, भगवान के लिए मुझे कुछ मत
पूछो, बस मेरे और मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा, मैं कैसे ना पूछूं, तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो, हड्डियों का ढांचा बन गई हो, और मैं रोज देखता हूँ कि तुम रात को अपनी बहन के कमरे में जाती हो और उससे माफी मांगती हो। मैं अंधा या पागल नहीं हूँ जो अपने ही घर में होने वाला ये सब तमाशा ना देखूं। मैंने उसे तेज आवाज में झंझोड़ते हुए कहा तो वे फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, आपको वक्त आने पर सब पता चल जाएगा, बस थोड़ा और सब्र कर लीजिए। मेरी तो शायद अब इस दुनिया में कुछ ही सांसें बाकी हैं, मुझे मत सताइए। उसने हाँफते हुए अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा तो मेरा दिल तड़प कर रह गया था, मेरा गुस्सा आंखों में बदल गया था। मैंने कहा, तुम ये कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम हमारे बच्चे की माँ हो। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया था और उसके ठंडे हाथ अपने हाथों में ले लिए थे। उसी समय दरवाजा खुला और एक हाथ में दवाई और दूसरे हाथ में पानी का गिलास लेकर कमरे में आई थी और मासूमियत से कहने लगी, राघव जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं दीदी को दवाई दूंगी तो उन्हें फर्क हो जाएगा। मैंने कहा, तुम ये कैसी दवाई देती हो? कविता को मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी दी गई दवाइयों से इसकी हालत ठीक होने के बजाय और ख़राब हो रही है। मैं तुम्हारे बताए गए डॉक्टर के पास अब कविता को नहीं लेकर जाऊंगा। मुझे भरोसा नहीं रहा, अब मैं कैसी अच्छे डॉक्टर के पास कविता को लेकर जाऊंगा। मैंने शक की नज़र से कोमल को देखते हुए कहा तो कोमल कहने लगी, अरे राघव जी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए कभी आपको गलत डॉक्टर की राय नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ आप दीदी के लिए परेशान हैं, दीदी जल्द ही ठीक हो जाएंगी, आप परेशान ना हो। कोमल ने धीरे से दवाई और पानी का गिलास कविता की तरफ बढ़ा दिया तो कविता ने पानी से दवाई गटक ली। कविता के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी और तकलीफ थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था। फिलहाल वह मुश्किल समय आ गया था जब कविता को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया गया था। दर्द की वजह से कविता का बुरा हाल था और मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अस्पताल के इस खामोश कमरे में कविता ने मेरे हाथ मजबूती से पकड़ लिया था, जैसे वह मुझे कभी नहीं छोड़ना चाहती। कविता ने कहा, राघव, मुझसे एक वादा कीजिए। उसकी आवाज़ बहुत टूटी हुई और धीमी थी। मैंने रोते हुए उसका हाथ चूम लिया और कहा, तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। उसने कहा, तो मुझसे वादा करो, मेरे मरने के बाद तुम मेरी बहन से शादी कर लोगे क्या और मेरे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ोगे? मैंने पहले ही तुम लोग के साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अब मैं और अपनी बहन का दिल नहीं दुखाना चाहती और तुम्हारा भी दिल नहीं तोड़ना चाहती। मैं कविता की बात समझ नहीं पाया था। हाँ, उसकी बात सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन ज़रूर निकल गई थी और मैं सदमे से उसको देखने लगा। मैंने कहा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझ नहीं आ रहा। वो दर्द से तड़प उठी और खामोश हो गई थी। उसी समय डॉक्टर ने मुझे बाहर जाने का इशारा किया और मैं बाहर आ गया था। बाहर कोमल बहुत डरी हुई थी। मैंने कोमल से कहा, कविता क्या कह रही थी? उसने तुम्हारे और मेरे साथ क्या बुरा किया है? मुझे सच सच बताओ, उसकी बातों का मतलब क्या है? मेरी बात पर कोमल बुरी तरह से डर गई। उसने अपने हाथों से आंसू साफ किए और सीरियस होकर बोली, मुझे कुछ नहीं पता, ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप बस दीदी और होने वाले बच्चे की ज़िंदगी के लिए प्रार्थना कीजिए। उसने मेरी बात को पूरी तरह से टाल दिया था। थोड़ी देर बाद ही बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो मेरा दिल अजीब से सुकून में चला गया था और मेरी जान में जान आई थी। मैं खुशी से पागल हो रहा था कि फाइनली मैं पिता बन गया हूँ। इतने में ही आकर डॉक्टर ने मुझे खबर दी, बधाई हो, आपका बेटा हुआ है। मगर हमें बेहद अफसोस है कि हमारी सारी कोशिश के बावजूद भी हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। वह अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही मेरा दिमाग तो जैसे खामोश हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर बहुत भारी पत्थर मार दिया हो। कोमल भी जोर से चिल्ला पड़ी और कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? आपने तो कहा था। कोमल अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी।
मैं ज़मीन पर गिर पड़ा था और फूट-फूट कर रोने लगा। मैंने चिल्लाते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी कविता मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उठा और कमरे की तरफ भागा तो देखा कि कविता हमेशा के लिए आंखें बंद कर चुकी थी और उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। मैं उसके बेजान शरीर से दहाड़े मार-मार कर रोने लगा, कविता तुम मुझे इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकती हो? उठो और आंखें खोलो, देखो हमारा बेटा आ गया है, जिसे हम दोनों ने मिलकर सपना देखा था। मैं लगातार चीख रहा था मगर वह खामोश थी, वह मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी। कोमल भी दरवाजे पर खड़ी फूट-फूट कर रो रही थी। मैं बिल्कुल अंदर तक टूट चुका था और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं नहीं जानता था कि मैं कैसे जीऊँगा और कैसे रहूँगा। मैं कविता से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन शायद कुदरत को यही मंज़ूर था। मेरा घर जो कभी कविता की प्यारी हँसी और कदमों की आहट से गूंजता था, अब एक वीरान और भयानक जगह बन चुका था। कोमल ने आगे बढ़कर वो रोता हुआ बच्चा मेरे कांपते हुए हाथों से ले लिया और कहने लगी, हिम्मत रखिए, ये दीदी की आखिरी निशानी अब मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं इसे बिल्कुल सगी माँ जैसा प्यार दूँगी। मैं उसकी बात सुनकर बेजान होकर सोफ़े पर गिर गया था और रोते हुए बोला, अब मैं क्या करूँगा? मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई है और मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया है। कई दिन इसी तरह से गुज़र गए थे। मैंने एक दिन कोमल से पूछा, ये बच्चा तुम्हें सारा दिन तंग तो नहीं करता? तो उसने बच्चे को प्यार करते हुए कहा, नहीं, आप इसकी तरफ से बेफ़िक्र रहें, ये मेरी बहन की आखिरी निशानी है, मुझे तंग कैसे कर सकता है? मेरी पत्नी मर चुकी थी और मुझे इस बात पर विश्वास नहीं आ रहा था। मेरा बेटा मेरी साली पाल रही थी। मैं सारा दिन ऑफिस में अपने काम में उलझा रहता था और रात को घर आता तो कोमल बच्चे को सीने से लगाकर बैठी हुई होती थी। उसकी आंखों में आंसू थे और मैं भी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर सका। मैंने कहा, तुम इसका बहुत ख्याल रखती हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो नज़र झुकाकर बोली, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, मगर अक्सर मैं देखता था कि फुर्सत के समय कोमल रो रो कर ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों करती है। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी घर आ गया तो एक नया ही नज़ारा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने देखा कि कोमल ने कविता की अलमारी खोली हुई थी और उसके कपड़े सीने से लगाकर वह रो रही थी और कह रही थी, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप इस दुनिया से चली जाओगी। मैंने भले ही आपकी जगह ले ली है मगर मुझे कोई खुशी नहीं मिल रही है, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने परेशानी और हैरानी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो घबरा गई और उसने जल्दी से कपड़े अलमारी में ठूँस दिए। तेज़ी से पलटकर बोली, कुछ नहीं, बस दीदी की याद आ रही थी इसलिए उनके कपड़े देख रही थी। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसने बात को बदलने की कोशिश की थी। मैंने कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो नज़र चुराकर कमरे से बाहर निकल गई थी। एक रात जब मुझे अपने बेटे के रोने की आवाज़ आई तो मैं उठकर कोमल के कमरे में चला गया था। वो मेरी पत्नी की तस्वीर अपने हाथ में लेकर रो रही थी। मैंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, कोमल तुम इतना क्यों रोती हो? क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? वो जल्दी से तस्वीर एक तरफ रखकर बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ दीदी से। मैंने कहा, क्यों? तुमने अपनी बहन के साथ ऐसी कौन सी गलती की थी? तुम दोनों बहनें तो आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी इस बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया और नज़र चुरा ली। कुछ दिन गुजर गए थे। मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दूं और फिर एक दिन मैं कविता के पेरेंट्स के पास चला गया था और उनसे कोमल के साथ शादी की बात कही तो उन्हें इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि उनका कहना था कि हम तो यही चाहते हैं कि तुम कोमल को अपना लो ताकि बच्चे को सगी मासी के रूप में माँ का प्यार मिल सके। मैंने कहा, लेकिन मम्मी जी, क्या कोमल इस रिश्ते के लिए राज़ी होगी?
क्योंकि वह तो अभी तक कविता के दुख से बाहर नहीं आई है। उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो बेटा, वह हमारी बेटी है, हम उसे समझाएंगे तो वो मान जाएगी। उन लोगों ने कोमल से बात की थी। इस तरह मेरी शादी सादगी से कोमल के साथ हो गई थी। लेकिन शादी के बाद एक और अजीब सी कंडीशन पैदा हो गई। मेरी दूसरी पत्नी मतलब कोमल मेरे करीब नहीं आती थी। शादी से पहले जो मुझसे खूब खुलकर हंसी मजाक करती थी, अब जैसे उसकी हंसी कहीं गायब हो गई थी। मैं जब भी उसके करीब जाने की कोशिश करता तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर कमरे से निकल जाती थी। मैंने एक दिन कोमल से उसका रास्ता रोकते हुए कहा, अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो? उसने कहा, राघव आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं अभी दीदी की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल चुकी हूँ और मुझे लगता है जैसे दीदी यही कही हैं। उसकी बात सुनकर मैंने उसे मजबूर नहीं किया था और वैसे मैं भी अभी तक अपनी कविता को भूल नहीं सका था, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं सिर्फ चाहता था कि कोमल को मुझसे कोई शिकायत ना हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोमल मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रख रही है, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। मगर रातों को उसका इस तरह से कविता की तस्वीर हाथ में लेकर रोना मेरे दिमाग में कई सारे सवाल पैदा कर देता था। उसके दिल में ऐसा कौन सा डर छुपा हुआ था जो वह मेरे साथ बांटना नहीं चाहती, और क्या वजह है कि वह हर समय एक अनजाने बोझ तले दबी होती है। ये लड़की दिन ब दिन अब अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। दोपहर के समय एक और अजीब सा नज़ारा देखने को मिला था। जब मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकला तो कोमल कविता के पुराने सूटकेस के पास बैठी हुई कुछ ढूंढ रही थी और उसके हाथ तेजी से कपड़ों को इधर उधर कर रहे थे। मैंने अचानक पूछा, कोमल तुम यहाँ क्या तलाश कर रही हो? तो वो उछल पड़ी और जल्दी से सूटकेस को बंद कर दिया। कहने लगी, कुछ नहीं, बस दीदी की पुरानी कार्डिगन तलाश कर रही थी। मुझे सर्दी लग रही थी तो सोचा कि दीदी की ही कार्डिगन निकाल लेती हूँ। मैं जानता था कि वह झूठ बोल रही है क्योंकि उसके माथे पर पसीना साफ चमक रहा था। मैंने कहा, तुम क्या छुपा रही हो? आखिर इस सूटकेस में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपाकर निकालना चाहती हो? मैंने उसके करीब जाते हुए कहा तो वह रोते हुए अंदाज में बोली, मैं आपसे क्या छुपाऊंगी, आप मुझ पर बेवजह शक कर रहे हैं। इतना कहकर वह तेजी से वहां से चली गई थी। ज्योति मासी हमारे घर की पुरानी काम वाली थी और कविता के सामने से वह हमारे साथ थी। अगले दिन जब मैं काम से वापस आया तो ज्योति मासी ने मुझे पानी का गिलास साथ में देते हुए बताया, मालिक छोटी मालकिन हर समय परेशान रहती है, पता नहीं उन्हें कौन सा रोग लग गया है, वह तो ठीक से खाना भी नहीं खाती। मैंने पानी का घूंट लिया और कहने लगा, मासी तुम भी सारा दिन घर के काम में लगी रहती हो, क्या तुमने कभी कोमल से पूछने की कोशिश नहीं की आखिर क्या बात है, वह क्यों इतनी खामोश और डरी हुई रहती है? मासी ने इधर उधर देखा और थोड़ी धीमी आवाज में बोली, मालिक मैंने एक दो बार पूछा तो उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया और कहने लगी, तुम अपने काम से काम रखो, घर की जासूसी करने की जरूरत नहीं है। मालिक एक बात और भी है। ज्योति मासी ने थोड़ा खुशी हिचकिचाते हुए कहा तो मैंने बेचैनी से पूछा, क्या बात है, साफ साफ बताइए। उन्होंने अपने माथे पर आया पसीना साफ किया और बोली, मालिक छोटी मालकिन अक्सर रात को बड़ी मालकिन की फोटो लेकर अपने कमरे में अकेले बैठकर रोती रहती है और उनकी फोटो से माफिया मांगती रहती है। कल रात भी मैं पानी पीने के लिए उठी तो उनके कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजे के साथ कान लगाकर सुना। वो बड़ी मालकिन की तस्वीर से बातें करते हुए कह रही थी, मुझे माफ़ कर दो दीदी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। मेरी गलती की वजह से तुम इस दुनिया से चली गई। मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मासी की बातें सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ गया था। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हो? कविता की मौत को काफ़ी समय हो गया है और कोमल अभी तक उसकी तस्वीर से इस तरह की बातें करती है। मासी ने सर हिलाकर कहा, मालिक मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है।
आप खुद किसी दिन रात को जाग कर देख लेना। छोटी मालकिन की हालत मुझे ठीक नहीं लगती। मुझे तो लगता है उनके दिमाग की हालत ठीक नहीं है, या फिर उनके दिल में कोई ऐसा राज है जो उन्हें सुकून नहीं लेने देता। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, आप जाइए, अपना काम कीजिए। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे अंदर अब एक तूफान मच गया था। रात हुई, मैंने फैसला किया कि आज मैं कोमल से हर बात का सच उगलवा कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उसके कमरे में गया तो वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी। मैंने उसके करीब जाकर कहा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, बताइए क्या बात है। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो रही थी। मैंने कहा, कोमल, तुम कब तक मुझसे और खुद से भागती रहोगी? आखिर तुम रातों को उठकर किससे माफ़ी मांगती हो? और ज्योति मासी तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी कि तुम कविता की तस्वीर से बातें करती हो, यही सच है? और तुम उसके सूटकेस में क्या तलाश कर रही थी? मैंने एक ही सांस में सारे सवाल उसके सामने रख दिए थे। मेरी बात सुनकर कोमल का रंग पीला पड़ गया था। उसने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? ज्योति मासी तो पागल हो गई है, उसने हकलाते हुए जवाब दिया। मैंने कहा, कोमल, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हारी आंखें और तुम्हारा डर बता रहा है कि तुम कुछ बहुत बड़ा सच छुपा रही हो। कविता भी मरने से पहले कहती थी कि उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, और अब तुम भी इसी तरह कहती हो। मुझे सच बताओ, ये कैसा पाप है जिनकी माफ़ी तुम अंधेरे में मांगती हो, वरना मैं इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दूंगा। मैंने गुस्से से कहा तो वह मेरे कदमों में गिर गई थी और कहने लगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ना नहीं। मैं पहले ही बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है। मैं आपको सब बता दूंगी, बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। उसने रोते हुए मेरे सामने रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी थी। मैंने उसके कंधों से पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया और कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन का समय देता हूँ, कल रात तक। अगर तुमने मुझे सारा सच नहीं बताया तो याद रखना, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैं इतना कहकर कमरे से बाहर आ गया था, मगर मेरा दिल बेहद बेचैन था। और अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं मासी को बुलाकर कहा था, आज तुम्हें कोमल पर कड़ी नज़र रखनी है। अगर कोई भी अजीब हरकत करते हुए दिखाई दे तो फौरन मुझे ऑफिस में फ़ोन करके बता देना। मासी हाँ में सर हिला दिया था और कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं फ़ोन करके बता दूंगी और उनको अकेला नहीं छोड़ूंगी। आप बस अपना ध्यान रखना। ऑफिस पहुंचकर भी मेरा दिमाग घर के इन्हीं उलझे हुए मामलों में फंसा हुआ था और काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। मैं अपनी कुर्सी पर सर पकड़कर बैठा था कि मेरा बहुत पुराना और गहरा दोस्त तरुण मेरे कमरे में आ गया था। उसने अंदर आते हुए कहा, क्या हुआ राघव, आजकल तुम बहुत परेशान नजर आते हो, क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, तरुण यार, मेरी जिंदगी ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि सच क्या है और झूठ क्या है। कविता के जाने के बाद मैंने सोचा था कि कोमल के आने से मेरे बेटे को माँ मिल जाएगी और घर का सुकून वापस आ जाएगा, मगर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मैंने अपना दुख अपने दोस्त के साथ शेयर किया तो वह हैरानी से बोला, साफ साफ बताओ राघव, हुआ क्या है? कोमल तो बहुत अच्छी है और सुलझी हुई लड़की है, फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? और तुम्हारा बेटा कैसा है, वो तो ठीक है ना? तरुण की बात पर मैंने उसे रात वाला हादसा और नौकरानी की बातें बता दी थी और कहा, तरुण, मुझे लगता है कि कोमल और कविता के बीच कोई ऐसा राज था जो कविता मुझे बताना चाहती थी मगर बता नहीं सकी, और अब वही राज कोमल को अंदर ही अंदर खा रहा है। वो रातों को उठकर रोती है, माफ़ी मांगती है, और मैंने उसे कविता के सूटकेस की तलाश लेते हुए भी पकड़ा है। मैंने बेबसी से कहा तो तरुण कुछ देर सोचते हुए बोला, देखो, तुम जज्बात में आकर कोई गलत फैसला मत करना। हो सकता है कोमल सच में अपनी बहन की जुदाई के सदमे में हो और उसका दिमाग ये सब करने को तैयार ना हो।
कभी कभी सदमे की शिद्दत इंसान से अजीबोगरीब हरकत करवाती है। तुम ऐसा करो, उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाओ। तरुण की एडवाइस सुनकर मैंने सर इनकार में हिला दिया था और बोला, नहीं तरुण, ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़े। मुझे विश्वास है कि ये कोई और ही चक्कर है। मैंने आज उसे शाम तक की मोहलत दी है। अगर उसने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अब उसके साथ और नहीं रह सकता। मुझे तो अब अपने बेटे की तरफ से भी डर लगने लगा है कि कहीं वह उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हम दोनों दोस्त इसी तरह की बातों में उलझे हुए थे कि अचानक मेरे फोन की घंटी बजी और मैंने देखा कि ज्योति मासी का फोन आ रहा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। मैंने जल्दी से फोन उठाया तो दूसरी तरफ से मासी की रोती हुई और घबराई हुई आवाज आई, मालिक जल्दी से घर आ जाइए। छोटी मालकिन ने तो घर में मुसीबत खड़ी कर दी है। मासी की बातें सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मैंने कहा, मासी क्या हुआ है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कोमल क्या कर रही है? मैंने कुर्सी से खड़े होते हुए पूछा तो उन्होंने रोते हुए बताया, छोटी मालकिन ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और अंदर से कुछ जलने की बदबू आ रही है। मैंने दरवाज़ा खटखटाया था मगर वह खोल नहीं रही है और आपका बेटा भी बाहर रो रहा है। आप जल्दी से घर पहुंच जाइए। मुझे डर है कि वह कोई गलत कदम ना उठा ले। मैंने फ़ोन बंद किया और ये सब कुछ तरुण को बताया कि मुझे घर जाना है, घर में बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तरुण भी मेरे साथ चलने के लिए फ़ौरन तैयार हो गया था और हम दोनों तेज़ी से ऑफिस से निकलकर गाड़ी की तरफ रवाना हो गए थे। रास्ते में मेरे दिमाग में कई तरह के भयानक ख्याल आ रहे थे कि आखिर कोमल क्या जलाने की कोशिश कर रही है? क्या वह कोई ऐसा सबूत मिटाना चाहती है जो मुझे सच तक पहुंचा सकता है, या फिर वह अपनी जान लेना चाहती है? गाड़ी चलाते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे और तरुण मुझे लगातार तसल्ली दे रहा था, यार राघव, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस गाड़ी ध्यान से चलाओ। हम कुछ देर में ही घर पहुंच गए। मैंने गाड़ी रोकी और मैं भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ज्योति मासी मेरे बेटे को गोद में लेकर परेशानी से चक्कर काट रही थी। मैंने चिल्लाते हुए कहा, कोमल कहाँ है? उन्होंने रोते हुए मुझे कोमल के बंद कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैं और तरुण तेजी से कमरे की तरफ बढ़ गए और मैंने दरवाज़ा खटखटाया। कोमल, दरवाज़ा खोलो वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा, मैंने गुस्से से कहा, मगर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई थी। लेकिन जलने की बदबू बहुत तेज़ हो चुकी थी और कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्का हल्का धुआं भी बाहर आ रहा था। तरुण ने मेरा कंधा थपथपाया और बोला, राघव पीछे हटो, हमें ये दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हम दोनों ने मिलकर दरवाजे पर जोर से धक्का मारा और दूसरी ही कोशिश में दरवाज़ा एक झटके से खुल गया था। अंदर का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कमरे के कोने में एक छोटी सी आग जल रही थी और कोमल पंखे में अपना दुपट्टा डालकर लटकने की कोशिश कर रही थी। मगर हम सही मौके पर पहुंच गए थे और मैंने जल्दी से उसे अपनी गोद में थाम लिया था। तरुण ने पंखे से फंदा निकाला और हम कोमल की जान बचाने में कामयाब हो गए थे। कोमल चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, आपने मुझे क्यों बचाया? मैंने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? ये सब क्या है? तरुण ने जल्दी से आग को बुझाया और उसमें मौजूद बचे हुए कागज के टुकड़े मेरी तरफ लेकर आया। मैंने कहा, तुम ये सब क्या जला रही हो? कोमल ने मुझे रोकते हुए चीख मार कर कहा, मुझे मत रोको, ये सब मेरी गलतियां हैं जो मिटाना चाहती हूँ मगर ये मिट ही नहीं रही है। ये आग में दिल में भी लगी हुई है। मैं हैरानी और गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था। जो चीज़ें उसने जलाई थी उनकी काली राख अभी भी वहां पर मौजूद थी। मैंने गुस्से से उसकी बाजू पकड़ा और झंझोड़कर बोला, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है? मुझे आज हर बात का सच जानना है। तुमने कविता के साथ क्या किया था और ये सब क्या नाटक लगा रखा है? कोमल फूट फूट कर रोने लगी और मेरे
पैरों में गिरकर बोली, मैंने अपनी बहन के साथ बहुत जुल्म किया। मैंने उसकी ज़िंदगी छीन ली। मैं एक मुजरिम हूँ और मुझे इसकी सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने कहा, तुमने अपनी बहन की ज़िंदगी छीन ली, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। कोमल वही ज़मीन पर फूट-फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं एक बहुत बुरी इंसान हूँ। मैंने अपनी बहन के साथ वह सब किया जिसकी वजह से वह आज इस दुनिया में नहीं है। उसकी ये बात सुनकर मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए थे। मैंने गुस्से से उसका कंधा झंझोड़ा और बोला, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मुझे साफ-साफ बताओ, तुमने ऐसा क्या किया था और क्यों किया था? कोमल ने अपने आंसू साफ किए, हिचकियाँ लेते हुए बोली, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। जब मेरे घर आप दीदी का रिश्ता लेकर आए थे, मुझे आप बहुत अच्छे लगे थे। आपने अपनी मोहब्बत का इज़हार मेरी बहन की तरफ से किया था। आप मेरी बहन को पसंद करते थे, लेकिन ना जाने क्यों मेरी नियत आप पर आने लगी। मैं आपको पसंद करने लगी। आप हमारे घर आने जाने लगे। आपकी दीदी से बात होने लगी। ये सब जानते हुए भी कि आप मेरी दीदी से मोहब्बत करते हैं, फिर भी मैं आपकी मोहब्बत में खुद को बढ़ने से ना रोक सकी और हमेशा आपके पास रहने की कोशिश में लगी रहती, आपको देखने की कोशिश में लगी रहती थी। मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। मैं चाहती थी कि मेरी शादी आपसे हो जाए, लेकिन मेरे घर वाले आपको दीदी के लिए पसंद कर चुके थे। मुझे ये बात अंदर ही अंदर खा रही थी कि आपकी शादी दीदी के साथ क्यों हो रही है। हालांकि वह आपसे मोहब्बत भी नहीं करती थी, लेकिन मुझे तो पहली नज़र में ही आपसे मोहब्बत हो गई थी। मैंने कई बार आपके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी इस हरकत को ये सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि मैं आपकी साली हूँ और एक अच्छी दोस्त भी हूँ। आपने कभी ये नहीं समझा कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आपके साथ रहने की कोशिश करती हूँ और आपसे बात करती हूँ। दीदी से आपकी शादी होने जा रही थी, लेकिन मैं अंदर से टूट गई थी। मैंने अपनी मम्मी से कहा था कि दीदी की शादी आपके साथ ना करवाएं, मेरी शादी करवा दें, मगर मेरी माँ का कहना था कि आपने खुद मेरी दीदी को पसंद किया है। अगर आप मुझे पसंद करते तो मेरे घर वाले आपका रिश्ता मेरे साथ कर देते। ये बात मुझे अंदर से खोखला कर गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं दीदी को आपकी ज़िंदगी से निकाल कर रहूँगी। मैं दीदी से जलने लगी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वह आपके साथ खुश रहे। कोमल की बातें सुनकर मैं गुस्से से काँप रहा था। मैंने कहा, तुम इतनी घटिया कैसे हो सकती हो कोमल? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब मैं चिल्लाया तो तरुण ने मुझे पीछे हटाया और कहा, राघव, उसे बोलने दो, हमें सारा सच जानना है। कोमल, तुम आगे बताओ, तुमने कविता भाभी के साथ ऐसा क्या किया? तरुण के पूछने पर कोमल ने एक गहरी सांस ली और बोली, जब दीदी प्रेग्नेंट हुई, उनकी तबीयत खराब रहने लगी, तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर आपके घर में दाखिल हो जाऊंगी। लेकिन मेरा ये काम आसान हो गया। आपने खुद ही मम्मी से फ़ोन करके परमिशन ले ली थी कि मैं आपके घर चली जाऊं। इस बात पर मैं बहुत खुश हुई थी। मेरा असली मकसद आपके घर में दाखिल होना नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। आप जानते हैं कि मैं मेडिकल की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और अस्पताल में जॉब भी करती थी। मैंने अस्पताल के एक डॉक्टर से कांटेक्ट किया और उन्हें कुछ पैसे देकर ऐसी दवाइयाँ ली जो दीदी को दिमागी तौर पर परेशान कर दें। दीदी सारी ज़िंदगी बीमार रहे और आप उनसे तंग आकर उन्हें छोड़ दें। मेरा प्लान कुछ ऐसा था, आप हमेशा दीदी को उसी डॉक्टर के यहाँ लेकर जाते थे जहाँ मैं आपको बोलती थी। हकीकत ये थी कि आपके घर आने से पहले ही दीदी को मेरी नीयत के बारे में पता चल गया था कि मैं आपको पसंद करती हूँ। दीदी मुझसे नाराज़ रहने लगी थी, मगर आपके घर में दाखिल होने के बाद मैंने दीदी को दिमागी तौर पर अपनी दवाइयों से इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया था कि मैं जैसा
उनको बोलती थी वह मेरी बातों पर विश्वास कर लिया करती थी। मैंने उनसे कहा था कि मैं ही उनके पति को पसंद नहीं करती बल्कि वह भी मुझे पसंद करते हैं। मेरी बात सुनकर दीदी को आसानी से विश्वास हो गया था और वह दिमागी तौर पर और भी ज़्यादा टूट गई थी। आप जब दीदी को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाते थे तो मैं उनकी नकली रिपोर्ट्स तैयार करवा देती थी। उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी और आपको लगता था कि दवाइयों से दीदी की रिकवरी हो रही है और मैं दीदी को गलत दवाइयाँ और गलत इंजेक्शन देती रही, जिससे दीदी दिन ब दिन बीमार होती चली गई। लेकिन मेरा मकसद उनको सिर्फ बीमार करने का था। मैं चाहती थी कि वह बीमार रहें, आपका दिल उनसे भर जाए और फिर एक दिन आप मेरे साथ शादी कर लें। मगर मुझे नहीं पता था कि वह दवाइयाँ दीदी को प्रेगनेंसी में इतना नुकसान दे रही हैं कि एक दिन उनकी जान ही चली जाएगी। वो दवाइयाँ दीदी को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। दीदी को इस बात का शौक हो गया था कि मैं उनको गलत दवाइयाँ दे रही हूँ। मैंने उनके सामने रोना धोना शुरू कर दिया था और उन्हें इमोशनली तौर पर अपने जाल में फंसा लिया था कि मैं उनकी सगी बहन हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। दीदी भोली भाली वो मेरी बातों में आ गई, मगर उनका मन उन्हें शर्मिंदा करता था कि उन्होंने दोपहर मुझ पर शक किया है, इसलिए वह रात को मुझसे खामोशी से मेरे कमरे में आकर माफ़ी मांगती थी ताकि आपको पता न चल जाए। और मरते समय भी उन्होंने इसी शक की वजह से आपसे कहा था कि उन्होंने मेरे साथ बुरा किया है। उन्हें लगता था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी। उनको लगता था कि आपने किसी मजबूरी में आकर उनसे शादी की है, मगर उन्होंने कभी आपसे ये बात नहीं की क्योंकि वह आपके चेहरे की हंसी को कभी उदासी में बदलते हुए नहीं देखना चाहती थी। ये सब सुनकर तरुण भी हैरान रह गया और बोला, कोमल तुम इंसान हो या कोई दरिंदा? तुमने एक मासूम जान, एक होने वाले बच्चे की जान खतरे में डाल दी सिर्फ अपनी झूठी मोहब्बत की खातिर। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बुरी हो सकती हो। कोमल लगातार रो रही थी और कह रही थी, मैं मानती हूँ मैंने बहुत बुरा किया है, मगर जब से दीदी इस दुनिया से गई है मैं भी खुश नहीं हूँ। मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिला है। मैं आपको हासिल करना चाहती थी लेकिन अपनी दीदी की जान लेकर नहीं। मैं सिर्फ उनसे आपको अलग करके आपको हासिल करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि वह दवाइयाँ अंदर ही अंदर दीदी को नष्ट कर रही हैं। दीदी की मौत पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मेरा मन मुझे हर रात डसता है। मैं रातों को उठकर दीदी की तस्वीर से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता है वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगी। दीदी को जब पता चला कि मैं अस्पताल से उनकी गलत रिपोर्ट्स तैयार करवाती हूँ तो वह सारी रिपोर्ट्स मैंने अपने सूटकेस में रख दी थी ताकि आपको इस बारे में पता ना चले। मैं वही रिपोर्ट्स उनके सूटकेस में तलाश कर रही थी और आज वो सारी दवाइयाँ जो मैं अस्पताल से लेकर आती थी, इंजेक्शन और रिपोर्ट्स जलाकर इस दर्द से छुटकारा पाना चाहती थी, मगर ये आग मेरे अंदर लगी हुई है। कोमल की बात सुनकर मैंने गुस्से से एक जोरदार लात कुर्सी को मारी और चिल्लाते हुए कहा, तुमने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी कोमल। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली और तुम सोचती हो कि तुम ये सब चीज़ें जलाकर मुझे हासिल कर लोगी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, कभी नहीं। मेरी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। तरुण ने मुझे संभाला और कहा, अपने गुस्से पर काबू रखो। गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसके बाद तुम्हें पछतावा हो। अब हमें ये फैसला करना है कि इस लड़की का क्या करना है जो इतने बड़े जुर्म को अंजाम दे चुकी है। मैंने नफरत भरी नज़रों से कोमल की तरफ देखा जो जमीन पर बैठी हाथ जोड़कर रो रही थी और कहा, तुमने एक डॉक्टर होते हुए, एक बहन होते हुए, एक मासी होते हुए अपनी बहन की
कदर नहीं की तो मैं तुम्हारी क्या कदर करूँगा। अब मैं खुद फैसला करूँगा। तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, जिसे तुम सारी ज़िंदगी याद रखोगी। तुम बस मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। कोमल ने कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी जब तक आप मुझे माफ़ नहीं कर देते। आप मुझे जो भी सज़ा देंगे मुझे मंज़ूर है, मगर प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालना। मैं कहाँ जाऊँगी? मैंने कहा, तुम कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ से निकल जाओ। मुझे कभी अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना। अगली सुबह जब अपना सामान पैक करके मेरे सामने खड़ी फूट फूट कर रो रही थी और कहने लगी, प्लीज़ राघव, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए अपनी गलती सुधारने का। मैंने कहा, अब तुम्हारी गलती सुधार कर क्या होगा? तुम मेरी पत्नी की जान ले चुकी हो, तुम उसकी कातिल हो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मैं सारी ज़िंदगी आपकी और आपके बेटे की सेवा करती रहूँगी। मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़क पर मत छोड़िए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। उसने मेरे कदमों में गिरकर रिक्वेस्ट की, मगर मेरा दिल अब उसके लिए पूरी तरह से पत्थर का हो चुका था। मैंने सख्ती से अपने कदम पीछे खींच लिए थे और कहा, तुम जैसी औरत के लिए मेरे दिल में कोई रहम नहीं है। तुमने मेरी हंसती खेलती दुनिया उजाड़ दी, मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, तुमने इस मासूम बच्चे की माँ छीन ली और अब तुम मुझसे रहम की भीख मांग रही हो। उसने तरुण से कहा, आप इनको समझाइए, मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मम्मी पापा को हकीकत पता चलेगी तो वह भी मुझे अपने घर में जगह नहीं देंगे। मैंने कहा, तुम्हारी यही औकात है। वो सिसकियां लेते हुए फूट फूट कर रो रही थी। तरुण ने कहा, कोमल, जो जहरीला बीज तुमने बोया है अब उसकी कड़वी फसल तो तुम्हें ही काटनी पड़ेगी। तुमने एक हंसते खेलते घर को अपनी घटिया मोहब्बत की आग में जलाकर राख कर दिया है। अब तुम किस मुंह से माफ़ी मांग रही हो? तो माफ़ी के लायक ही नहीं हो। मैं रो रहा था। मैंने कहा, तुमने मेरी कविता को मुझसे छीन लिया, तुमने उसे दवाई के नाम पर जहर दिया जिसने उसे अंदर से खोखला कर दिया, और अब तुम शराफत का ढोंग रचकर माफ़ी मांग रही हो। तुम एक कातिल औरत हो और कातिल के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, निकल जाओ मेरे घर से। मेरी बात सुनकर कोमल वही जमीन पर गिरकर दहाड़े मार कर रोने लगी थी और अपना सर पकड़कर पीटने लगी। ज्योति मासी ने आगे बढ़कर उसे पकड़ा और कहा, निकल जाओ यहाँ से, मेरी मालकिन बहुत अच्छी थी, तुमने उनकी जान ले ली। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि तुम उनकी सगी बहन हो। कोमल रोते हुए घर से चली गई थी। तरुण ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे तसल्ली देते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। ऐसी औरत के साथ रहकर तुम कभी अपनी जिंदगी और अपने मासूम बेटे के साथ इंसाफ नहीं कर पाते। हिम्मत रखो मेरे दोस्त। मैंने अपने आंसू साफ किए और सीधा अपने कमरे में जाकर अपने बेटे को गोद में उठा लिया था, जो सुकून की नींद सो रहा था, और भीगी हुई आंखों से अपने बेटे से कहा, बेटा, अब मैं ही तुम्हारी माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा और तुम्हें कभी नफरत के साए में नहीं आने दूंगा। दूसरी तरफ कोमल रोती हुई अपने मायके पहुंची तो मेरी सास ने दरवाज़ा खोलकर उसे इस हाल में देखकर परेशानी से पूछा, क्या हुआ है? तुम इस तरह रोती हुई क्यों आई हो? तुम्हारा सामान तुम्हारे साथ क्यों है? कोमल अपनी माँ के कदमों में गिर गई थी और रोते हुए उसने सब कुछ बता दिया। मेरी सास ने अपनी बेटी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, तुम बहन नहीं बल्कि एक नागिन हो जो
अपनी ही बहन के साथ साथ उसकी खुशियों को भी खा गई। अब हमारे घर में क्या लेने आई हो? क्या हमें भी मार देने का इरादा है? उन्होंने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर दिया। वह अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। कोमल के पिता का भी कुछ यही हाल था। उन्होंने कोमल को घर से निकालने की बहुत कोशिश की थी और उसे कहा था कि तुमने मेरी मासूम बेटी की जान ले ली, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। लेकिन कोमल के पास कोई और ठिकाना नहीं था। वो बेइज्जत होती रही और उसने अपने माता पिता से वादा किया कि मैं कभी कमरे से बाहर नहीं आऊंगी, मुझे यहाँ रहने दीजिए, मेरी ज़िंदगी इस कमरे के दायरे में ही घूमती रहेगी। वो अब अपने घर के एक छोटे से अंधेरे भरे कमरे में रहती है और पागलों जैसी हरकतें करती है। उसकी ज़िंदगी कितनी है कितनी नहीं है तो कोई नहीं जानता, लेकिन उसने जो किया उसकी सज़ा वो भुगत रही है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।